नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन अब हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल होने के लिए पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ऐसे में मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने भी यहां पर शपथ ली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया गया है। कोलकाता में आयोजित एक भव्य समारोह में भाजपा विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती है। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले एक महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहां रेड हुई, उनके यहां भी 3 दिन रेड चली और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहां रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। तो आज ईडी की रेड हुई है उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और उन्हें तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज बीजेपी ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की, गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी टेक ओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने की कोशिश, पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है, आज ईडी ने यहाँ रेड कर दी, आज ईडी ने वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा ढूंढ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे।
कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी छोटे नेता ने। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। अमित शाह जी ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके 6 दिन के अंदर उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी को कहना चाहता हूं, 4 साल पहले भी आप पंजाब के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जब आपने 3 काले कानून लाने की कोशिश की थी और पंजाब के किसानों के सामने आपको घुटने टेकने पड़े थे। आज आपने फिर पंजाब को ललकारा है, पंजाब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करता हूं, पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं, मेरा यही कहना है कि ये बेईमानी से जीते हैं बीजेपी वाले, ईमानदारी से ये चुनाव जीत नहीं सकते। मोदी जी देश के अंदर बहुत 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 ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। अगर ईमानदारी से एक भी चुनाव कराया जाए तो बीजेपी एक भी स्टेट इस देश के अंदर नहीं जीत सकती। सर, इट सीम्स लाइक कि अब बीजेपी पंजाब को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बंगाल का कैंपेन उनका ओवर हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब जीतना उनका सपना है, बॉर्डर स्टेट आखिरी बचा है जहाँ उनकी सरकार नहीं है। मैंने तो कहा था औरंगजेब का भी सपना था और मोदी जी का भी सपना है। औरंगजेब को भी पंजाब के लोगों ने मजा चखाया था, मोदी जी ये गलती ना करें। तमिलनाडु is still waiting. The governor is not. आज ये वाला चलाइए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें जो उनकी भूमिका रही है उसको लेकर भी उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ जो ईडी है उस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि जानबूझकर उन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि पंजाब के चुनाव भी जो है ये जीत सके। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के चंपावत मामले को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चरम पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज टिहरी के हनुमान चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में मीडिया
से मुखातिब होते हुए विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित टेढ़ी दौरे की जानकारी दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि जून के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री कोठी कॉलोनी पहुंचकर 1000 मेगावाट की पीएसपी परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं, जिसे लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। उनके कोई भी नेता कहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन किस लिए जा रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, क्या करने जा रहे हैं? आज प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अंतिम छोर पर बैठे हुए जो व्यक्ति के विकास की बात जो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो अनावश्यक बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आज तक की विशाल और कोशिश हमारी ये होगी कि इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग कभी यहाँ पर हुई ना हो, तो उनके स्वागत के लिए पूरे टिहरी, उत्तरकाशी और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर, क्योंकि टिहरी जो है और उत्तरकाशी ये पूरे देश को 73% लोगों को प्राण देने का काम करता है। इसकी अलग एक महत्ता है जिसको कि हम तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, स्थापित नहीं कर पाए। उसी तरह के यहाँ के लोगों का भी हमको ध्यान रखना है, और हमारी कोशिश ये होगी कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो हम उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और जन सुलभ बनाया जाए, इसको लेकर निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर इलाज पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं आज जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, उसमें एक बहुत बड़ा कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह चुस्त दुरुस्त करके अंतिम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसका स्वरूप बनाया जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें किस तरह से डॉक्टर्स हर जगह पहुंचे, किस तरह इस विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुदूर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति दर्ज हो। जो हमारे सरकारी स्टाफ है, उनका स्टाफ का वॉशरूम तो बड़ा साफ होता है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट जो है बड़े खराब स्थिति में थे। तो इसके लिए बहुत सख्त निर्देश दिए गए कि वॉशरूम को प्राथमिकता के तौर पर साफ रखा जाए। तो कुल मिलाकर के अस्पतालों के प्रति जनता के अंदर एक बेहतर वातावरण बने, और अस्पताल भी हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ अपने कर्तव्यबोध की भावना के साथ पेशेंट्स को अटेंड करें, ताकि एक स्वस्थ उत्तराखंड का निर्माण किया जा सके। देहरादून में कांग्रेस ने चंपावत मामले को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। बताया जा रहा है कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की बदलती थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जिस पुलिस ने गंभीर अपराध इसे बताया और रेस्क्यू बताया, उसे अब साजिश का नाम दिया जा रहा। धस्माना ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी अपनी अंदरूनी रंजिश को निपटाने के लिए एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी, ऐसी घटना ही नहीं हुई। 164 के बयान में लड़की ने कहा कि मेरे साथ कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई। ये सारा मैनेज किया गया है। और उसके अलावा अगर माना पुलिस की जो वर्जन है, पुलिस की जो बात है, उसको हम सच भी मान लें, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका मैं आज बयान पढ़ रहा था, उनसे सवाल है मेरा कि ये बताएं कमल रावत कौन है। रुद्रपुर में लैंड जिहाद के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। महापौर विकास शर्मा ने खेड़ा क्षेत्र में घर के भीतर बनाई जा रही एक अवैध मजार की सूचना पर टीम के साथ छापा मारा और पूरे भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि रामपुर के रहने वाले 2 भाइयों ने 10 साल पहले अपने पिता को घर में ही दफनाया था और अब वहां मजार बना रहे थे। इसके अलावा कल्याणी नदी में किए गए उनके अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
देखिए, हमने जो ईदगाह से 8 एकड़ जमीन खाली कराई थी, तो हम उसके अंदर कुछ योजनाएं हमने बनाई थी कि वहाँ प्राण मित्रों के लिए आवास बनाएंगे और बच्चियों के लिए कॉलेज बनाएंगे। तो उसी योजना के तहत हम उसे देखने गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी की है वहाँ पर प्राण मित्रों के आवास बनाने के लिए। तो मेरे साथ अपर जिलाधिकारी यहाँ पंकज उपाध्याय जी, हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी और हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे। जब हमने सर्वेक्षण किया तो एक अवैध और कब्जे की बात हमारी जानकारी में आई थी। कल मेरी निगम की टीम वहां गई थी, तो हमने कहा मौके पे चलो हम भी देख के आते हैं। जब वहां गए तो वहां पर एक अब्बास नाम का व्यक्ति, अज्जू, जो फेमस है, इसके पिताजी का नाम मेहरबान है, और वो वहां पे उसने बहुत सारी प्लॉटिंग जो लोगों ने बताया कि उसी ने की है। और वहाँ एक बुजुर्ग महिला भी रो रही थी। एक बुजुर्ग आदमी ने भी बताया कि इन्होंने हमें जगह पे हमारी कब्जा कर रखा है। महिलाएं बता रही कि इन्होंने बेचा है। तो सब लोगों ने, मोहल्ले वाले ने उन्हीं का नाम लिया है। और वहीं पे किसी ने बताया कि यहाँ पर इन्होंने एक अवैध मजार भी बना रखी है। जब मैं उसमें घुसा तो बाहर से वो घर बना हुआ था, घर का दरवाजा लगा हुआ था। जब हम अंदर गए तो देखते हैं तो अंदर मजार बनी हुई है। खेड़ा में एक ऐसे परिसर को सीलबंद किया गया जहां पर सूचना मिल रही थी कि यहां पर एक अवैध मजार बनाई जा रही है। आपको बता दें कि अब्बास मियां और अज्जू मियां ये दो भाई हैं जिनके द्वारा यहां पर इस घर के अंदर लगभग 10 वर्ष पूर्व अपने पिता मेहरबान मियां के इंतकाल होने के बाद उनकी लाश को यहीं दफन कर दिया गया था। और यहां दफन करने के बाद कल 10 साल से ज्यादा की अवधि बीतने के बाद यहाँ पर उनके जो यहाँ पे दफन किया था उनकी लाश को वहां पर मजार बनाने की कोशिश की जा रही थी। नगर निगम को जब पता चला तो उनकी पूरी टीम आई और खास तौर से मेयर विकास शर्मा द्वारा बहुत आक्रोश जताया गया और अपनी आंखों के सामने उन्होंने इस परिसर को सील बंद करवाया गया। आपको बता दें, चांद मस्जिद की ठीक बगल में ये भवन है जहां पर यह कार्रवाई की गई। और मेयर विकास शर्मा का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसी मुहिम के तहत यहां पर सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। ललित शर्मा, हिंदी खबर, रुद्रपुर। देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो हाईटेक नजर आएंगे। विभाग ने सभी वीडियो को लैपटॉप देने का निर्णय लिया है ताकि फील्ड वर्क के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके और रियल टाइम डेटा तुरंत पोर्टल पर अपलोड हो सके। मंत्री ने साफ किया है कि इस कदम से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीणों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच और तेज हो पाएगी। सब जुड़कर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि जो अन्य विभाग हैं ग्रामीण विकास के अलावा, क्योंकि महिलाओं की आय में वृद्धि करनी है, लखपति दीदियों बनानी है, तो उसके लिए जो अन्य विभाग हैं जैसे पशुपालन है, कृषि है, उद्यान है, तो इनके साथ भी कन्वर्जेंस करके, इनके साथ कोऑपरेटिव है, इनके साथ सहभागिता करते हुए इस दिशा में हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको और तेजी से अचीव कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम कर रहे हैं। पढ़ेंगे आगे। चंपावत के लोहा घाट में छात्र छात्राओं के हुनर और नवाचार अनूठा संगम इसको लेकर देखने को मिला। डाइट लोहा घाट और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कौशलम एक्सपो 2026 में जिले के 17 स्कूलों ने अपने शानदार बिजनेस प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद लाल वर्मा और उद्योग विभाग के महाप्रबंधक पंकज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में अव्वल रहने वाले 3 टीमों अब राजस्थान में होने वाले राज्य स्तरीय एक्सपो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 शिक्षकों को भी सम्मानित करने का काम किया गया। आज सर जनपद चंपावत के लिए हमें लगता है बहुत, हमारे लिए विशेषकर डाइट के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ जनपद स्तरीय प्रदर्शनी कौशलम कार्यक्रम को लेकर के संचालित है। आज 1 दिवसीय प्रदर्शनी है जिसमें हमारे जनपद के समस्त 4 विकास खंडों से 22 विद्यालय यहाँ पर चयनित हुए हैं और हमारे साथ उद्यम लर्निंग फाउंडेशन जो NGO है वो सहयोग कर रहा है इसमें। और ये BSF बिजनेस सपोर्ट फंड के रूप में इन जो चयनित 22 विद्यालय थे इनको धनराशि अवमुक्त की गई थी 5,000 रुपये, 5,000 प्रति विद्यालय।
पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज DIC दिगाली चौड़ की छात्रा हूँ। हमने कौशलम कार्य के अंतर्गत 3P की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राकृतिक संसाधन गौमय प्रतिमा यानी गाय के गोबर, मिट्टी, इमली बीज का पाउडर और इसके प्रीमिक्स को मिलाकर अच्छे से पहले हमने ट्रायल के रूप में एक दिया बनाया था जो बहुत अच्छा रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमशील बनाने के लिए हमने मूर्तियाँ बनाई, जिसमें हमने गणेश जी की मूर्ति बनाई और बुद्धा जी की मूर्ति बनाई, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनाई और कुछ हस्त निर्मित चीज़ें भी बनाई थी। और इसका उद्देश्य हमारा यह रहा कि हम कैसे अपने पारंपरिक चीज़ों को के पीछे छिपे विज्ञान जैसे गाय का गोबर और मिट्टी का उपयोग करके कैसे हम उसको आधुनिकता के साथ जोड़ के हम अपनी पर्यावरण की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कौशलम कार्यक्रम विगत 4 वर्ष से हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, जो विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है और उनमें उद्यमशील मानसिकता का विकास कर रहा है। प्रतिवर्ष हम जनपद में उनके बनाए हुए उनके आइडियाज़ को डेवलप करते हुए उनका एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसको कौशलम एक्सपो नाम देते हैं। उसमें बच्चे अपने विभिन्न व्यावसायिक आइडियाज़ को प्रोटोटाइप के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और मार्केट से कैसे उसको संबद्ध किया जाए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सरकारी राशन की बंदर बांट और परिवहन में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कानाताल के पास अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने चलती गाड़ियों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें खाद्यान्न से भरे 2 वाहनों में भारी अनियमितताएं पाई गई। जांच के दौरान मौके पर न तो राशन वितरण का कोई स्पष्ट स्थान मिला और न ही गोदाम से निकलने का गेट पास या जरूरी दस्तावेज इनके पास मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम ने तत्काल दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को दोषी कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त जांच और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चंपावत पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के कथित मामले का पर्दाफाश करते हुए इसे गहरा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि इसे बीजेपी के निष्कासित पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल रावत द्वारा बदले की भावना से रचा गया नाटक बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने चंपावत पुलिस की सराहना की है और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। फर्त्याल ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नाबालिग के भविष्य और 3 निर्दोष परिवारों को दांव पर लगाया गया, जिसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस घटना के बारे में जब फर्स्ट में जब स्थिति आई, उसकी रिपोर्ट वगैरह कराई, तो उसके बाद हमने भी प्रशासन, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को फोन में खुद वार्ता करके कि इसकी तह तक जाने पर जाया जाए और इसकी जांच करवाई जाए और दोषी को सजा दी जाए। ये मांग हमने की थी जब प्रथम दृष्टता आई, ये बात हुई। लेकिन जब कल पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद साफ जाहिर हुआ कि इन्वेस्टिगेशन पे ये घटना जो एक साजिश के तहत बनाई गई। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।